नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत सरकार की नई शिक्षा नीति जो 2020 में प्रस्तुत की गई थी, कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता की जो रिपोर्ट बनाई गई, उसके आधार पर जो भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाई है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि आज वर्तमान में शिक्षा नीति जो है ये प्रश्नों का तो विषय है ही, साथ में आपका जो है आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई भारत की शिक्षा पॉलिसी अब किस प्रकार से बदलेगी, क्योंकि एजुकेशनल स्ट्रक्चर जो है वो पूरा का पूरा आपका जो है वो बदलने की तैयारी में है भारत सरकार। आपको बता दें, अभी तक भारत में 1986 में जो शिक्षा नीति बनाई गई थी दोस्तों, उसके अनुसार भारत में शिक्षा प्रणाली आपकी चल रही थी। अब उस शिक्षा प्रणाली को बदलने का पूरा मन जो है भारत सरकार ने बना लिया है। और आपका जो है अब ये जो नई शिक्षा नीति है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे और नोट्स बनाना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो देखने का फायदा तभी है जब आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, है ना। तो देखिए, ये जो आपकी नई शिक्षा नीति है दोस्तों, जो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो नई शिक्षा नीति है ये कस्तूरी रंगन, ठीक है, कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में जो आपकी समिति बनाई गई थी, उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह नई शिक्षा नीति बनाई गई है। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये किसकी रिपोर्ट पर आधारित है, तो वो व्यक्ति कौन है, कस्तूरी रंगन जी। अब ये जो नई शिक्षा नीति है, इसका पहला पॉइंट जो है वो स्कूल की शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्कूल की शिक्षा से संबंधित है। अब जो स्कूल की शिक्षा है, जो 12वीं तक की शिक्षा थी दोस्तों, अब उसे 4 भागों में तोड़ा जाएगा। कितने भागों में? 4 भागों में तोड़ा जाएगा। नई शिक्षा नीति जो है वो अब कैसे बनेगी? 5+3+3+4, ठीक है। ये आपका जो है न्यू आपका एजुकेशन पॉलिसी होगी, जिसके अंतर्गत आपका जो है 3 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को शामिल किया जाएगा, है ना। मतलब पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसके अनुसार आपका 12वीं और उसके बाद कॉलेज का सिस्टम था। अब जो है अब स्कूल की जो पॉलिसी है उसमें 5+3+3 और +4 जो है, इस तरह से शिक्षा आपकी जो पद्धति है उसको तोड़ा जाएगा। आयु सीमा की बात की जाए तो 3 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो आपका जो है इस आयु सीमा के अंतर्गत या उन बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखें, 5 फाउंडेशन स्टेज बनाए जाएंगे। कितने फाउंडेशन स्टेज? 5 फाउंडेशन स्टेज बनाए जाएंगे दोस्तों। सबसे पहला जो आपका स्टेज होगा वो आपका 3 साल का होगा, प्री प्राइमरी स्कूल, ठीक है। 3 साल प्री प्राइमरी स्कूल, मतलब जो छोटे बच्चे हैं, है ना, प्री प्राइमरी स्कूल प्लस ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ये तो हो गया 5 वर्ष का फाउंडेशन, मतलब जो पिलर है ना, उस पिलर में 3 साल आपका क्या होगा? प्राइमरी एजुकेशन होगा, और 2 साल आपका ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो है ये आपका जुड़ेगा उस फाउंडेशन वाले पार्ट में। उसके बाद 3 वर्ष, जो अगले 5 के बाद, भाई ये तो 5 हो गया, प्लस अब ये 3 जो है, उस 3 का आपका जो है कहा जाएगा प्रिपेटरी स्टेज। क्या कहलाएगा? प्रिपेटरी स्टेज जो है। और इस प्रिपेटरी स्टेज में आपका जो है आगे की आपकी क्लास जो है उनको जोड़ा जाएगा। आपका जो है 3, 4, 5, ठीक है, 3 + 4 + 5, ठीक है। ये 3 वर्ष इससे जुड़ेंगे आपका प्रिपेटरी स्टेज से। उसके बाद अगला जो 3 वर्ष होगा वो 3 वर्ष के मध्य जो है उच्च प्राथमिक जिसे कहते हैं, उसमें आपका 6, 7, 8, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 को शामिल किया जाएगा। और अगला आपका जो 4 वर्ष का है दोस्तों, अगला जो 4 वर्ष का चरण है उसमें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ठीक है। किसको किसको जोड़ा जाएगा? 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इन 4 आपके ग्रेड को जोड़ा जाएगा। वो जो आपका पार्ट बनाया गया है ना, 5+3+3+4, तो 5 साल में आपका क्या हो गया? आपका एक प्रकार से फाउंडेशन स्टेज, जिसमें 3 साल प्राइमरी वाला हो गया और 2 साल कक्षा 1 और कक्षा 2। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 साल है वो तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास के लिए। उसके बाद जो 3 वर्ष है उसमें 6, 7, 8 को रखा जाएगा। और जो 4 वर्ष का आपका हिस्सा है उसमें 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं यहां तक रखा जाएगा। आपका इस सरकार के द्वारा जो मिशन बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय मिशन बनाया जा रहा है दोस्तों, उसमें यह है कि 2025 तक कक्षा 3 से, या कहा जाए तो कक्षा 3 से आपके जो बच्चे हैं, है ना,
वहां से आपके जो बच्चे हैं उन्हें आधारभूत कौशल सिखाया जाए दोस्तों। और ये सबसे बड़ा रिवोल्यूशनरी पॉइंट है कि भारत में अभी क्या है दोस्तों, शिक्षा प्रणाली सिर्फ ज्ञान पर आधारित है, नॉलेज पर नहीं, यह कहा जाए तो स्किल पर नहीं। आपका जो है स्किल बच्चों के पास नहीं है, और उसी स्किल को लाने के लिए नया परिवर्तन किया जा रहा है कि अब कहा जा रहा है कि कक्षा 3 से ही बच्चों को क्या दिया जाएगा, आधारभूत जो कौशल है, स्किल है, वो सिखाए जाएंगे, ताकि जो है बच्चे बड़े होते जाएं और उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट होता जाए। आज आप जापान की बात करें, चीन की बात करें, तो उनके जो लेबर हैं दोस्तों 90% से ज्यादा स्किल्ड माने जाते हैं। मतलब उन्हें लेबर्स के लिए किसी दूसरे देश का मुंह नहीं ताकना पड़ता। भारत की अगर बात की जाए दोस्तों, तो भारत में स्किल्ड लेबर जो है उनका प्रतिशत बेहद कम है, और उस स्किल्ड को या आपके कौशल को बच्चों के अंदर डालने के लिए यह नई शिक्षा नीति लाई गई है। तो आपका जो है भारत सरकार ने इसे कक्षा 3 से प्रारंभ करने का आपका क्या लिया है, निर्णय लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषाई विविधता का संरक्षण, जो आपके लैंग्वेज डाइवर्सिटी है भारत की। भाई आपको भी पता है भारत के संविधान में 22 आधिकारिक भाषाएं दी गई हैं, उसके अलावा बोलियां तो भारत में बहुत सारी हैं। भाषाओं को जो है पूरी तरह से प्रिजर्व किया जाए, संरक्षित किया जाए, क्योंकि भाषा सिर्फ संचार का साधन नहीं है दोस्तों, भाषा एक इतिहास भी है। जब आप तमिल पढ़ते हो तो तमिल का 2500 साल पुराना इतिहास आपको पता चलता है। जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी का पुराना इतिहास आपको पता चलता है। तो भाषा सिर्फ संचार का साधन नहीं है, भाषा के साथ साथ उस समाज का, उस देश का जो आपका कल्चर है, जो सभ्यता है, जो इतिहास है, वो भी आगे बढ़ता है। तो भाषा के संरक्षण के लिए क्या किया गया है दोस्तों, आपका जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, मदर टंग या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन का माध्यम रूप अपनाने पर बल दिया गया है। भाई 5वीं तक जो बच्चा है वो या तो मातृभाषा में पढ़ेगा, या आपके स्थानीय भाषा में पढ़ेगा, या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ेगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर भाषा से बच्चों का इनका क्या लेना देना। अब देखिए, अगर मैं आपको अंग्रेजी में ये चीजें समझाऊं तो हो सकता है आपके कोर तक वो चीजें ना पहुंचे, आपको रटना पड़े। लेकिन अगर मैं मदर टंग हिंदी में आपसे बात कर रहा हूं तो एकदम 100% वो बातें सीधे आप तक पहुंचती हैं और आपको समझ भी आ जाती है, रटने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो कक्षा 5 तक आपका जो मदर टंग है, या स्थानीय भाषा जो है, या क्षेत्रीय भाषा जो है, उसके आपके जो है पढ़ने पर बल दिया गया है। इसी के साथ साथ मातृभाषा को आगे कक्षा 8 से आगे, है ना, शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया कि भाई कक्षा 8 के बाद मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए, उसका सुझाव दिया गया है। इसके साथ स्कूल और उच्च शिक्षा में जो छात्र हैं उन्हें संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाएं जो हैं उनका विकल्प जो है वो उपलब्ध कराना होगा, लेकिन बाध्यता नहीं होगी। मतलब जैसे आप स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में पहुंचेंगे, जैसे ही आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पहुंचेंगे और कॉलेज पहुंचेंगे, तो भारत की जो पुरानी भाषाएं हैं, प्राचीन भाषाएं, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये जितनी भी पुरानी भाषाएं हैं, इन भाषाओं का आपको ऑप्शन दिया जाएगा, विकल्प दिया जाएगा कि अगर आप चाहें तो इन्हें भी पढ़ सकते हैं। हालांकि बाध्यता नहीं बनाई जाएगी कि एकदम मजबूरी है पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं भाई, मजबूरी में चीजें नहीं पढ़ी जाती। जैसे आज वर्तमान में जो अभी वर्तमान की शिक्षा पद्धति है उसमें कक्षा 5वीं तक अनुभव आपका जो है अनुमानतः है, कुछ आपके राज्यों में जो है संस्कृत पढ़ाई जाती है, लेकिन वो किसी काम की नहीं होती, क्योंकि बच्चे उसे रटते हैं, एक विषय के रूप में उसे समझते नहीं हैं, या उसे आपका जो है आत्मसात नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई पढ़ेंगे तभी आपका जो है रटना है, नंबर लाने हैं। अब चाहे संस्कृत में जो है बिंदी ऊपर लगे या इधर लगे, समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि बिंदी लग क्यों रही है, बस रटना है। तो इस पद्धति को बदलने के लिए कहा गया है कि जो प्राचीन भाषाएं हैं उनका विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, अभी तक स्कूलों में जो है शारीरिक शिक्षा होती थी, लेकिन उसे उतना महत्व नहीं दिया जाता था। नई जो शिक्षा पॉलिसी है उसमें शारीरिक शिक्षा पर महत्व योगदान या महत्वपूर्ण रूप से आपका क्या किया गया है, फोकस किया गया है कि विद्यालय में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, ठीक है, बागवानी प्लस नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य,
मार्शल आर्ट जो है ये स्थानीय रूप से उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चा जो है शारीरिक गतिविधियों के साथ साथ व्यायाम वगैरह में भाग ले सके। देखिए, जब शरीर स्वस्थ होगा तभी आपके पढ़ने की इच्छा होगी, तभी आप मन लगाकर पढ़ पाएंगे। अगर आप बीमार हैं या आप शरीर से स्वस्थ नहीं हैं, मैं आपको कितना भी आपका दबाव डाल लूं, आप 1 घंटा बैठ सकते हैं, 2 घंटे बैठ सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी जो है पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और इसीलिए इस शिक्षा पद्धति में आपका जो है शारीरिक शिक्षा की बात की गई है। और महत्वपूर्ण बात क्या है, शारीरिक शिक्षा में आपको लगता होगा या लोगों को आपका जो है एक कंफ्यूजन सबसे ज्यादा कि शारीरिक शिक्षा मतलब खेलकूद। नहीं, खेलकूद के साथ साथ योग, नृत्य, मार्शल आर्ट और सबसे बड़ी बात बागवानी जो है, ठीक है, बागवानी आपका मतलब आपके कृषि से संबंधित आपकी चीजें, उसे टेक्निकल चीजें या कृषि का कौशल सिखाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार, ठीक है, जो आपका सिलेबस है और उसे कैसे मूल्यांकित किया जाएगा, उसे कैसे एवलूट किया जाएगा, अब उसमें भी परिवर्तन किया जाएगा। उसके अंतर्गत देखिए, कक्षा 6 से ही जो पाठ्यक्रम है उसमें व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, बिजनेस स्टडी जो है उसे शामिल किया जाएगा और इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। इंटर्नशिप मतलब जब आप बिजनेस की पढ़ाई पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको किसी बिजनेसमैन के यहां इंटर्नशिप के लिए 2-4 महीने भेजा जाएगा, ताकि आप व्यक्तिगत नॉलेज जो है, वो ज्ञान जो है व्यक्तिगत रूप से, है ना, प्रैक्टिकल रूप से उसे ग्रहण कर सके। और ये बहुत अच्छी व्यवस्था है दोस्तों। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ज्ञान के साथ साथ उसके अंदर कौशल भी डेवलप होगा कि हाँ भाई, मैंने तो बहुत पढ़ा है कि बही खाता होता है, इस तरह लेजर किया जाता है, इस तरह डीआर होता है, इस तरह सीआर होता है, लेकिन जब व्यापारी के पास बैठूंगा, बिजनेसमैन के पास बैठूंगा, तब इन चीजों को रटने की आवश्यकता नहीं होगी। 10 दिन में मुझे पता चल जाएगा कि पैसा आएगा तो डेबिट, आपका जो है पैसा आएगा तो क्रेडिट करना है, पैसा जाएगा तो डेबिट करना है। तो बड़ा सिंपल, फिर मुझे रटने की आवश्यकता नहीं, वो पूरी तरह से कैसा हो जाएगा, एक प्रकार से मुझे पूरी तरह से प्रैक्टिकली नॉलेज हो जाएगा। तो 6वीं से ही क्या चालू करना है, व्यावसायिक शिक्षा चालू कर दी है और इंटर्नशिप चालू करना है। इसके बाद समग्र विकास के लिए, मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बदलाव किए जाएंगे। इसमें सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि डाले जाएंगे। अभी तक दोस्तों सेमेस्टर पद्धति जो है वो उच्च शिक्षा में उपलब्ध है, अभी आपका स्कूल शिक्षा में आपका सेमेस्टर पद्धति जो है उपलब्ध नहीं है। इस कमेटी का या ये जो नई शिक्षा नीति है, इसमें सुझाव दिया गया है कि भाई आगे चलकर हम ये जो 12वीं और 10वीं की परीक्षा है, इसमें भी क्या लाएंगे, सेमेस्टर पद्धति लाएंगे और मल्टी ऑप्शनल आपके जो आपके प्रश्न होते हैं उन्हें लाएंगे, ताकि बच्चों को आपका जो है लोड कम आए। बहुत ज्यादा लोड होता है बच्चों पर, है ना। चलिए नेक्स्ट, छात्र की प्रगति को मूल्यांकन के लिए कि भाई कैसे वो डेवलप कर रहा है, सिर्फ नॉलेज के आधार पर नहीं, सारा कुछ कंप्लीट, है ना, उसके लिए आपका जो है एक मानक निर्धारित निकाय, एक अलग से आपका जो है एक आपका जो है इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा और उसे आपका नाम दिया जाएगा परख। क्या नाम दिया जाएगा, परख। एक आकलन केंद्र बनाया जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर, एक आपका जो है सेंटर बनाया जाएगा जो एवोल्यूशन करेगा नेशन वाइड, पूरा कंप्लीट राष्ट्र के स्तर पर, और बच्चे का पूरा विकास सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं, कंप्लीट उसका विकास कैसे हुआ है उसका असेसमेंट किया जाएगा और इसकी स्थापना की जाएगी, किसकी, परख की। ठीक है। नेक्स्ट, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन तथा छात्रों को भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। जैसे अभी आपने अगर देखा हो तो एक नया आपका जो है ब्राउजर आया है जिसे चैट जीपीटी कहा जाता है, और उसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर आप उसमें लिखते हो कि मुझे लोन लेना है, तो वो आपको जवाब देगा कि आप ऐसे ऐसे लोन ले सकते हैं, ये प्रक्रिया है। आपने कहा कि मैं अच्छे से पढ़ाई कैसे कर सकता हूं, तो वो स्वयं से जवाब देगा कि आप ऐसे ऐसे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, और भाई पूरा डाटा रहेगा कि भाई शरीर से मजबूत है, योग में आगे है, तो उस तरह से उसे सुझाव दिए जाएंगे। भारत के वर्तमान के 90% बच्चों की सबसे बड़ी समस्या दोस्तों यही है कि 10वीं करने के बाद जब उन्हें सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना पड़ता है, तो 90% बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि उनका इंटरेस्ट है क्या।
ठीक है। 90% में से मोस्टली बच्चे या तो परिवार के दबाव में आपका जो है सिलेक्शन करते हैं सब्जेक्टों का, या फिर दोस्तों के दबाव में आपका जो है सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं। उन्हें इंटरनल रूप से पता ही नहीं होता है कि वास्तविक रूप में उनके अंदर कैपेबिलिटी किस सब्जेक्ट की है, ठीक है। और इसी कारण से ये नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाया जाएगा ताकि वो मदद कर सके बच्चों को कि भाई अगर आप स्पोर्ट्स में बेहतर हैं तो आप इस सब्जेक्ट से आगे बढ़े, अगर आप इसमें बेहतर हैं, फिलॉसफी में बेहतर हैं, तो आप ऐसे आगे बढ़े। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काम करेगी। नेक्स्ट, शिक्षण व्यवस्था में क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। एक आपका जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है द्वारा, जो आपकी राष्ट्रीय आपके टीचर की जो परिषद है, काउंसिल है, उसे 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, या कहा जाए तो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर द टीचर का एक डेवलपमेंट किया जाएगा, एक मानक बनाया जाएगा अध्यापकों के लिए भी। भाई जो पढ़ रहा है उसका भी विकास करना है और जो पढ़ा रहा है उसका भी करना है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट किस पर होता है, जो शिक्षक पढ़ा रहा है। तो उस शिक्षक का भी तो विकास देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका क्या बनाया जाएगा, आपका एक राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक बनाया जाएगा। प्लस 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री जो योग्यता है, न्यूनतम आपकी मिनिमम जो है वो 4 वर्षीय बीएड डिग्री, ठीक है। आपकी कैसी डिग्री, 4 वर्षीय 4 ईयर कंप्लीट आपकी जो बीएड डिग्री है उसे अनिवार्य किया जाएगा कि भाई अगर आपको टीचर बनना है तो 4 वर्ष का बीएड का जो कंप्लीट आपका प्रोसेस डिग्री है वो तो आपके पास होनी ही चाहिए, कंपलसरी इसको बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान। भाई उच्च शिक्षा में भी तो कुछ बदलाव, भाई शिक्षा पद्धति है तो वो तो सब में ही बदलाव करेगी। उच्च शिक्षा में अगर देखें दोस्तों तो 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में जो नामांकन अनुपात है या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब कितने बच्चे आ रहे हैं, एनरोल्ड हो रहे हैं, पढ़ने का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उसे 26.3% से बढ़ाकर अभी देश में जो एनरोलमेंट रेशियो है उच्च शिक्षा का वो कितना है, 26.3% है 2018 के अनुसार। इसे बढ़ाकर कहां तक ले जाना है, इसे 50% तक का लक्ष्य रखा गया है ताकि शिक्षण संस्थानों में आपका ज्यादा से ज्यादा बच्चे पहुंच सके। अब से बच्चे पहुंचने से तो काम होगा नहीं, अब पता चला बच्चे पहुंच गए लेकिन शिक्षण संस्थान में सीट ही नहीं है। भाई आपके भारत में यह भी तो एक समस्या होती है ना कि शिक्षण संस्थानों में लिमिटेड सीट होती है, तो अब इन सीटों को भी बढ़ाया जाएगा। सभी को मिलाकर अगर देखा जाए तो नई 3.5 करोड़ आपकी सीटें जोड़ी जाएंगी। नए शिक्षण आपके जो शिक्षण संस्थान हैं उन शिक्षण संस्थानों में नई सीटें कितनी जोड़ी जाएंगी, 350 के करीब, सॉरी 3.5 करोड़ के करीब, ठीक है। नेक्स्ट, विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मतलब आपको जो भी मिला है, जो ग्रेड मिला है 9 पॉइंट या परसेंटेज में जो भी मिला है, तो वो जो आपको ग्रेड मिला है उसे डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्रों का जो प्रदर्शन है उसके आधार पर उन्हें डिग्री दी जा सके। अब भाई हो सकता है बच्चा आपका जो है अलग अलग संस्थानों से पढ़कर आया हो, तो उन सभी संस्थानों की आपकी जो डिग्री है उन सभियों के ग्रेड को मिलाया जाएगा और तब जाकर आपका जो है उसे एक प्रॉपर आपका जो है एडवाइस दी जाएगी कि देखिए भाई ये आपका जो है एकेडमिक है पूरा और इस तरह से आपका पूरा ग्रेड बना हुआ है। तो एक प्रकार से डिजिटलाइजेशन किया जाएगा और आपके एक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाएगा। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति के तहत जो एमफिल है दोस्तों, एमफिल उस कार्यक्रम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, या मास्टर ऑफ आपका जो है फिलॉसफी जिसको कहा जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका जो है इसे पूरी तरह से क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। अब इसमें आपका क्या किया जाएगा, जो स्नातक पाठ्यक्रम है, कैसे आपके जो कॉलेज के आपके जो पाठ्यक्रम, ठीक है, स्नातक आपके जो पाठ्यक्रम है उस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपका क्या होता है दोस्तों, कॉलेज है, वो कॉलेज जो है वो फिक्स है कि भाई 3 साल का कॉलेज करना पड़ेगा, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। अब उस पद्धति को चेंज करके आपका टायर्स बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे, एक प्रकार से लेयर बनाई जाएगी कि भाई अगर आपका जो है, अगर आप 1 वर्ष में स्नातक पढ़कर छोड़ देते हैं तो उसके अनुरूप डिग्री दी जाएगी। अगर आप 2 वर्ष आपका जो है पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं तो एडवांस डिप्लोमा टाइप की डिग्री दी जाएगी। अगर 3 वर्ष पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं तो स्नातक की डिग्री दी जाएगी। और अगर 4 वर्षों का पूरा कोर्स कर लेते हैं तो आपका शोध के साथ साथ स्नातक,
ठीक है, मतलब ये माना जाएगा कि आपने एक प्रकार से शोध भी कर लिया है और आपको आपकी जो स्नातक है या कॉलेज जो है उसकी भी डिग्री दे दी जाएगी। अभी क्या है, अभी फिक्स है कि भाई 3 साल का ही कॉलेज होगा, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, इतने में ही कोर्स होगा, बीच में छोड़ दोगे तो दोबारा चालू करना पड़ेगा। अब उस पद्धति को चेंज किया जाएगा, अगर 1 साल में छोड़ रहे हो तो वैसी डिग्री मिलेगी, 2 साल में तो वैसी, 3 साल में वैसी और 4 साल में कंप्लीट कर लिया तो पूरे की पूरा आपका जो है वो जो आपकी डिग्री है वो आपको प्रदान कर दी जाएगी। नेक्स्ट, जो आपका उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद जो है, यह एक आपका क्या बनाया जाएगा, एक काउंसिल बनाई जाएगी ताकि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को क्या दिया जा सके, पैसा दिया जा सके। ठीक है, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल आपका जो है HGFC एक नया आयोग टाइप का बनाया जाएगा। अभी अगर बात की जाए दोस्तों, तो अभी आपके जो उच्च शिक्षा वाले हैं ये आपके किसके कंट्रोल में आते हैं, एक तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या UGC जिसको कहा जाता है, दूसरा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE और नेक्स्ट राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTI। ठीक है, इन सभी निकायों के माध्यम से अभी सारा काम चल रहा है। ठीक है, लेकिन अब एक और आयोग बनाया जाएगा जो पैसा देने के लिए होगा और उसका नाम रखा जाएगा उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद या हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल HGFC। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, देश में जो आपकी IITs है ना भाई, पहले तो 7 IIT थी, अब तो बदल गई, अब तो बहुत ज्यादा हो गई हैं। जो आपकी IIT है, आपके IIM है, उसी की तरह ठीक है जो बहुत सारे आपके मल्टी आपके जो सब्जेक्ट होते हैं उसकी जो शिक्षा है, प्लस आपके जो एक्सपेरिमेंट अनुसंधान के जो विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, इनकी क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी और इसे एक नया नाम दिया जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज मेरू। मतलब जैसे IIT और IIM है तो भाई IIT में तो टेक्निकल नॉलेज मिलता है, IIM में मैनेजमेंट का नॉलेज मिलता है, लेकिन अब बनाया जाएगा जो मल्टी नॉलेज वाला हो, मतलब जिसमें बहुत सारे आपके सब्जेक्ट आप ले सकते हो और फिर आप पढ़ाई कर सकते हो और उसे नाम दिया जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज या मेरू। बहुत अच्छा प्रावधान है ये भी। चलिए आगे बढ़े। विकलांग बच्चों की अगर बात की जाए, देखिए देश में आपके बच्चे भी विकलांग है या जिन्हें दिव्यांग कहा जाता है, और किसी भी बच्चे का अगर उसका आपके शरीर का कोई अंग जो है उसका साथ नहीं दे रहा है तो इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। याद रखिएगा, शिक्षा एक ऐसी बुनियादी चीज है जो किसी भी देश को विश्व शक्ति बना सकती है या बर्बाद कर सकती है, और बहुत बढ़िया उदाहरण भारत और पाकिस्तान में देखा जा सकता है। भारत की शिक्षा पद्धति आगे की सोच की बात करती है, जबकि पाकिस्तान में आप सभी ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि वहां के जो बच्चे हैं उनके दिमाग में या उनका ब्रेन वॉश ऐसा ही किया जाता है कि अगर आप बड़े होगे तो क्या बनोगे, तो वो कहता है मैं बड़ा होकर भारत को डिस्ट्रॉय करूंगा, भारत को बर्बाद करूंगा, भारत में कब्जा करूंगा। और अगर इस तरह की मानसिकता से आप शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं तो यकीन मानिए उस बच्चे का भविष्य पूरी तरह से खराब होगा, क्योंकि वो आगे के चैलेंजेस को स्वीकार ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो विकलांग हैं उनके लिए देखिए, विकलांग बच्चों के लिए क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण संसाधन केंद्र, आवास मतलब घर, उपकरण जो है आपका, ये सारी चीजें प्रौद्योगिकी जो नई आपका जो टेक्नोलॉजी है उससे आधारित उपकरण, शिक्षकों का समर्थन और प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि 1 साल पढ़ लिया और चले गए, नहीं, पूरा एकदम प्रारंभिक शिक्षा से अंतिम शिक्षा तक वो पढ़ाई कर सके, इसे पूरी तरह से मेंटेन रखना जो है, उसे पूरी तरह से सुनिश्चित करना, निश्चित करना, यह सरकार की नई शिक्षा नीति होगी। भाई देश की जनता जो है उसमें विकलांगों का भी प्रतिशत है और आप उन्हें उनके शरीर की डिसेबिलिटी के आधार पर अलग नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट, डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान। ठीक है, अब भाई क्योंकि आपको भी पता है आने वाला समय डिजिटलाइजेशन का है, और जब डिजिटलाइजेशन है तो शिक्षा में भी पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन होगा। जैसे अभी आपने देखा भाई, एकेडमिक एक क्रेडिट आपका डिजिटल आपका बैंक बनाया जाएगा जहां पर आप अपनी जो है पूरी डिग्रीज को रख सकते हैं और उसमें एक एवोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल शिक्षा से संबंधित एक स्वायत्त निकाय बनाया जाएगा जिसे नाम दिया जाएगा राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, नेशनल एजुकेशन टेक्नोल फोरम।
क्या कहा जाएगा? नेशनल एजुकेशनल टेक्नोल फोरम आपका जो है इसका गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा शिक्षण मतलब टीचिंग, मूल्यांकन मतलब एवोल्यूशन की जो योजना है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन जो है, उन सभी के विचारों को आदान प्रदान किया जाएगा। मतलब अगर किसी एक जगह बहुत अच्छे से स्कूल चल रही है, किसी भी राज्य में उसका प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा है, तो उस पूरे मॉडल को आपका जो है बाकी लोगों से परिचित कराया जाएगा कि देखिए इस तरह से शिक्षा में क्रांति लाई जा सकती है। और शिक्षा बहुत आपका जो है बहुत राज्यों में बहुत अच्छे तरीके से आपका जो है शिक्षा को मैनेज किया जाता है, लेकिन कुछ राज्यों में उसको अगर आप देखेंगे तो शिक्षा पूरी तरह से क्या है आपकी कमजोर हो चुकी है, धरातल पर पहुंच चुकी है। तो उसे परिवर्तित करने के लिए इस प्रकार से डिजिटल तरीके से उसे क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आपके जो मेन एस्पिरेशनल आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं, आकांक्षी जिले, मतलब जहां पर बड़ी संख्या में कौन रहते हैं? आपके आर्थिक सामाजिक रूप से और जातिगत रूप से जो पिछड़े लोग, ठीक है, जो इकोनॉमिकली आपका या सोशली आपका जो है आपका या कास्ट सिस्टम के कारण वो जिला जो है बहुत ज्यादा बैकवर्ड चला गया है और वहां बच्चे हैं, तो वहां पर आपका जो है विशेष शैक्षिक क्षेत्र, या जैसे अभी अर्थव्यवस्था के लिए बनाया जाता है ना स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, SEZ, ठीक है, उसी तरह से जो विशेष जिले होंगे जहां पर पिछड़े लोगों की और आपके जो है जाति आधार पर कमजोर लोगों की संख्या ज्यादा होगी, उसे आपका क्या बनाया जाएगा? स्पेशल एजुकेशनल जोन बनाया जाएगा कि भाई उसका जो है एक अलग से क्षेत्र बनाया जाएगा ताकि उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। देश की क्षमता निर्माण हेतु सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक जेंडर इंक्लूजन फंड भी बनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, भाई भारत में पुरुष और महिला के साथ साथ अब ट्रांसजेंडर्स को भी पूरी तरह से मानव माना जा रहा है और उन्हें भी अब दोयम दर्जे के हिसाब से नागरिक नहीं माना जा रहा, उन्हें भी उसी तरह से दर्जा दिया जा रहा है जैसे एक पुरुष और महिला को दिया जाता है। तो ट्रांसजेंडर को भी शिक्षा प्राप्त हो सके, वह कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में आगे बढ़ सके, उसके लिए महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए क्या बनाया जाएगा? एक जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा। तो ये तो आपकी कुछ विशेषताएं थी जो किससे जुड़ी हुई थी? आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए द डिग्निटी के साथ। हम मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ इसी मंच में। धन्यवाद।